हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। इसके पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ था विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। यह है वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें इसके दो ध्रुव हैं ए और बी। इसमें -q और इस पर है +q चार्ज, जिसका मध्य बिंदु है O। कुल लंबाई 2l। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का जो है अक्ष, इस अक्ष पर किसी भी बिंदु पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है इसके पिछले वाले टॉपिक में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र। तो हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का जो है निरक्ष क्या है, कहाँ पर होता है। तो ये जो है मध्य बिंदु O, तो यहाँ पर इसके लंबवत ये जो रेखा है ये है वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष। इसको बोलेंगे हम लोग निरक्ष। तो इस निरक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए हम वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। इस निरक्ष पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले किसी निरक्ष पर कहीं पर भी कोई एक बिंदु लेंगे। हमने ले लिया ये पॉइंट P। यहाँ पर हमें इस द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र लगता है इसका मान ज्ञात करना है। यह बिंदु P की दूरी O से R ले लेते हैं। इसकी जो दूरी है R ले लेते हैं। तो अब इस बिंदु P को A से और बिंदु P को B से मिला देते हैं। ऐसे हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि AOP BOP एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमें आधार और लंब का मान मालूम है, लेकिन कर्ण का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग AP और BP की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लंब का स्क्वायर। ये है आपका लंब R स्क्वायर प्लस आधार है L स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार यहां हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। इसकी A से और B से जो P की दूरी है वो क्या है, बराबर है। तो आपको बताया गया होगा कि +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उससे दूर होता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इससे दूर होती हैं। और माइनस चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो होती हैं उसकी तरफ। तो इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। ये +q आवेश है, तो इससे जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इससे दूर होंगी। तो ये हो गया इससे दूर। और -q चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसकी तरफ होंगी। माना +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो है E +q, और -q चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो है E -q। अब हम इस सदिश को
ई प्लस क्यू सदिश को इसके घटकों में तोड़ेंगे। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको घटकों में तोड़ेंगे, दो घटकों में तोड़ेंगे। किसी भी सदिश का दो घटक होता है, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो उसके लिए हमें ए बी के समांतर एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ये हो गया रेखा। यदि हम मान लें यह कोण है आपका थीटा, तो यह कोण कितना होगा? ये भी होगा थीटा। ये भी कोण क्या होगा? संगत कोण से थीटा होगा। और चूंकि ये जो दूरी है ये दोनों बराबर है, तो ये कोण भी क्या होगा? थीटा। तब एकांतर कोण से यह जो कोण होगा ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। अब हम प्लस क्यू, ई प्लस क्यू को दो घटकों में तोड़ेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो उसको तोड़ने के लिए यदि यहां पे एक देख लेंगे, यदि कोई सदिश है, यदि मान लें कोई सदिश है ए, वेक्टर ए, तो इसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये मान लिया हमने थीटा है। तो क्षैतिज घटक जो होता है वो हमेशा होता है कॉस थीटा के फॉर्म में, कॉस थीटा के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, यहां से हम लंब डाल देते हैं, यहां से लंब डाल देते हैं, तो ये हो गया ए, और ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसका? आधार हो गया ओ ए, इसको कोई पॉइंट मान लेंगे पी, और इसको मान लेते हैं एम। तो आधार हो गया ओ ए और लंब हो गया पी ए। तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? ओ ए, और कर्ण क्या है? ए। तो जो ओ ए होगा वो होगा ए कॉस थीटा। और इसी प्रकार जब हम लोग इस समकोण त्रिभुज में आएंगे तो ये जो ओ एम होगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। तो इसी प्रकार ये जो, और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो थीटा के पास होता है वो कॉस होता है। इसमें एक लॉजिक है, पास और कॉस। तो जो थीटा के पास होगा वो क्या होगा? कॉस के फॉर्म में होगा, और जो थीटा से दूर होगा वो साइन के फॉर्म में होगा, अर्थात यह ऊर्ध्वाधर घटक होगा और ये होगा आपका क्षैतिज घटक। तो इसको ले लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ये जो क्षैतिज घटक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इसका क्षैतिज घटक ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा आपका ई प्लस क्यू साइन थीटा। ये प्लस क्यू आवेश के कारण है, प्लस क्यू आवेश के कारण इसका ऊर्ध्वाधर घटक ई प्लस क्यू साइन थीटा, और इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक लेते हैं। तो इसका क्षैतिज घटक तो यही होगा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका ई माइनस क्यू साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक माइनस क्यू आवेश के कारण, और इसका जो है थीटा के पास, ये जो थीटा है ना, तो इसके पास क्या हो जाएगा? कॉस। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण क्षैतिज घटक ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर। तो इसके लिए आप देखेंगे कि ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। E प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर की ओर और E माइनस क्यू साइन थीटा नीचे की ओर, जो कि एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे।
क्या कर देंगे, जितना यह ऊपर है उतना ही यह नीचे है, तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। बचेगा सिर्फ आपका क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक के कारण जो बिंदु P पर, क्षैतिज घटक के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वह होगा क्षैतिज घटक के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर। तो लिखेंगे इसको हम। आपको जितनी बातें बोली गई हैं आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो आगे मैं लिखता हूं, बिंदु P पर क्षैतिज घटक के कारण कुल विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इसको हम लोग मान लेते हैं ई नेट हो जाएगा। ये दोनों को क्या कर देंगे, दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। दोनों की दिशा देखिए इधर ही है, और इसमें क्या है, ये ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, क्योंकि इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब देखेंगे जो विद्युत क्षेत्र होगा, जितना माइनस क्यू आवेश के कारण लगेगा उतना ही प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर बिंदु P पर लगेगा, क्योंकि इससे जो इन दोनों का आवेशों का परिमाण क्या है, बराबर है। तो ये जो है बराबर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, और चूंकि माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगेगा, यह बराबर लगेगा, क्योंकि ये दूरी भी क्या है, बराबर है, और आवेश का परिमाण भी क्या है, बराबर है। अतः इस पॉइंट P पर दोनों के कारण बराबर विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एक नोटेशन डाल करके कि E प्लस क्यू बराबर क्या होगा, E माइनस क्यू। क्यों, क्योंकि दोनों का आवेशों का परिमाण क्या है, बराबर है, और दूरी भी इस पॉइंट P से क्या है, बराबर है, तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या लगेगा, बराबर लगेगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं कुल, मान लेते हैं दोनों का आवेश किसके बराबर है, E के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका E नेट जो वैद्युत क्षेत्र होगा 2E कॉस थीटा, 2E कॉस थीटा। तो अब क्या करना है हमें, आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो होता है इस फार्मूले के अनुसार। यहां पे मैं लिख लेता हूं वो फार्मूला। किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका प्रयोग यहां पे होगा। यहां पे देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू से r दूरी पर, यहाँ पे दूरी का मान कुछ और है, लेकिन तो कुछ दूरी तो है, r दूरी पर स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र, ये दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग E नेट बराबर 2, E की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू होगी 1/, इस फार्मूले के अनुसार यहां पे दूरी का मान ये है, दूरी का मान है √ में r² प्लस l², दोनों का मान वही है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या है, आवेश, तो आवेश का परिमाण कितना है, Q, और यहाँ भी क्या है, Q, तो यहाँ पे लिखेंगे Q, और जो दूरी है r², तो यहाँ पे दूरी का मान कुछ और है,
तो ये मान रखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, ये आर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है और ये इसका स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। ई नेट बराबर कुल विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर 2/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब यहां पे देखेंगे अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पर हमने एक जो है ये कॉस थीटा तो रहेगा ही, कॉस थीटा यहाँ भी होगा कॉस थीटा। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान। तो यहाँ किसी भी समकोण त्रिभुज से हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किनारे लिखता हूं, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आपका आधार, ठीक है, और ये हो गया आपका कर्ण। तो आधार क्या होगा, L बटे कर्ण का मान, कर्ण का मान हमने निकाल चुका है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा का मान किसी भी समकोण त्रिभुज से हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो जो है मान होगा आपका ई नेट बराबर 2/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये तो क्यू रहेगा ही, इंटू एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक घातांक का सूत्र होता है, यहाँ पे देखेंगे आधार, आधार दोनों का क्या है, बराबर है। इस पर घात 1 मान सकते हैं हम लोग, इस पर घात मान 1 मान सकते हैं। तो आधार दोनों का बराबर है तो घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको जो है इरेज करके फिर इस पर जो है आगे के डेरिवेशन को यहाँ के बाद लिखूंगा। तो आप इसको सबसे पहले नोट कर लें, ये नोट कर लिए होंगे। तो इसके बाद मैं लिख देता हूं ई नेट बराबर 2QL अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का घात 3/2। अभी आपको फार्मूला दिख रहा होगा 2QL। तो ये फार्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, P। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। तो E नेट बराबर P अपान 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का घात 3/2। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं ये कि यदि R की तुलना में ये जो L है बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है, तो हम इसको R की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यदि R इज वेरी ग्रेटर देन L, तब L को क्या कर सकते हैं हम लोग, नगण्य मान सकते हैं। तब L को नगण्य मान सकते हैं, अर्थात शून्य लिख सकते हैं। तब क्या होगा, E नेट बराबर P अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या हो जाएगा R, ये तो L शून्य हो गया तो ये तो हटा देंगे इस पद को। अब R स्क्वायर और इस पे पूरे का स्क्वायर है 3/2, तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, ये बचेगा R क्यूब, जो हमारा
ये कह सकते हैं हम लोग कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो होगा P/4πε0r⁵ ये होगा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी भी बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान। तो यहां पर लिख सकते हैं E निरक्ष बराबर P/4πε0r⁵ ये हो गया ई निरक्ष के लिए। यदि हम दोनों अक्ष और निरक्ष की तुलना करते हैं, दोनों विद्युत क्षेत्रों की जब तुलना करते हैं तो उसको देखेंगे। नोट में लिख लीजिएगा इसको, नोट में नोट अक्ष के लिए जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो होता है 2P/4πε0r⁵ और निरक्ष पे हमारा होता है P/4πε0r⁵। तो ये देखिए P/4πε0r⁵। तो ये किसका मान है? निरक्ष का। तो ई अक्ष बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू ई निरक्ष। कहने का मतलब यह है कि जो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वह वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र के मान से 2 गुना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। इस पूरे डेरिवेशन में आपको जो है यदि कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप उसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करके उसको समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म होता है और ये निरक्ष और अक्ष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ओके।